नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पे सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। 2 दिन में करीब 8% लुढ़के कच्चे तेल के भाव। ब्रेंट में 93 के नीचे कारोबार। 7000 के नीचे फिसला एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने और अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ने से बना कीमतों पर दबाव। एमसीएक्स पर बेस मेटल्स में बड़ी गिरावट। 1% से ज्यादा टूटा जिंक का भाव। आधे % से ज्यादा टूटा एल्यूमिनियम। एलएमई पर करीब 2% गिरे भाव। कोरोना के कारण चीन में मांग गिरने से आई गिरावट। एनसीडीएक्स पर मसालों में आई गिरावट। 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे धनिये के प्राइसेस। जीरे में 2% से ज्यादा की गिरावट। हल्दी में भी 1% नीचे। मंडियों में सप्लाई बढ़ने से कीमतों में आई गिरावट। और एमसीएक्स पर कॉटन के भावों में भी गिरावट। 33,000 तक पहुंचने के बाद 32,500 के नीचे फिसले प्राइसेस। नवंबर वायदे में गिरावट देखने को मिली। उधर अमेरिका ने भी जताया भारत में उत्पादन बढ़ने का अनुमान। एमसीएक्स पर कॉटन में लगातार 2 दिनों से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया है। 33,000 तक पहुंचने के बाद भावों में गिरावट देखने को मिली है। उधर अमेरिका ने भी कॉटन का ग्लोबल उत्पादन अनुमान जारी किया है, जहां पर वहां पर उसे घटा के बताया गया है, लेकिन भारत के लिए यह अनुमान बढ़ाया गया है। क्या है इसके कारण, क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, आगे प्राइसेस की क्या स्थिति है, आवक बाजार में कैसी है, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं साउथ वेस्ट एंटरप्राइज के कॉटन मर्चेंट संदीप शाह। संदीप नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्लियरली कॉटन में उठापटक यहां पर जारी लगी है, लेकिन आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यूएसडीए की लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। उसका रिएक्शन हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आता हुआ देखा है। और कॉटन की जहां तक बात की जाए तो ओवरऑल ग्लोबल कॉटन में प्रोडक्शन कंजम्पशन में हल्की सी गिरावट है, लेकिन भारतीय कॉटन प्रोडक्शन में यहां पर बढ़त देखने को मिली है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में इसके क्या मायने हैं? बाजारों में देखी जाए तो इंडिया में डेफिनेटली काफी अच्छा कॉटन क्रॉप है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सोइंग भी अच्छी हुई है, यील्ड भी अच्छी है। एंड अभी पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट वेदर बड़ा कंजीनियल है। अराइवल्स मेरे हिसाब से अभी तो 1.5 लाख 2 लाख गठान की हो जानी चाहिए थी शुरू, बिकॉज दैट हैज बीन हिस्टोरिकली हाउ इट इज कि कार्तिकी पूनम के बाद अराइवल अच्छी होती है। सारे ही मार्केट में, मार्केट यार्ड में अच्छा कपास आना चालू हो जाता है। ऑलमोस्ट सारे डीलर्स अपना चरखा चालू कर देते हैं एंड काफ़ी अच्छी मतलब एक स्टेबिलिटी मिलती है। यहाँ से लेके मकर संक्रांत तक 2-2.25 महीने मिलते हैं, तो ये 60-70 दिन में अच्छी अराइवल, अच्छा बाइंग और अच्छा सब कुछ होता है। बट इस साल जो हिस्टोरिक अप्स एंड डाउन आए हैं, लाइक 155 सेंट से लेके 70 सेंट तक की गिरावट अपन ने अभी 3 महीने में देखी। वापस 70 सेंट से 85 सेंट की बढ़ोतरी अपनी देखी। तो उसी हिसाब से देखिए तो फार्मर अभी बेच नहीं रहा है कि उनको अच्छा रेट चाहिए और अच्छा रेट चाहिए। जीनर्स हैं जो चरखे खोल नहीं रहे हैं। ट्रेडर्स हैं जो बड़ा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ही कर पा रहे हैं। जिनको सेटलमेंट करना है वही अपना पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। स्पिनर्स हैं, वो लोग खरीदारी पूरी दिल खोल के कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अभी फॉरेन बायर्स की बात करें तो उनके लिए तो ये हेवनली प्राइस होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड दे शुड स्टार्ट प्रोक्योरिंग, बिकॉज बहुत ही अच्छा रेट है आज की तारीख पे। एंड अगर फॉरेन बायर्स की बाइंग शुरू हो जाती है तो नथिंग लाइक इट, उससे फिर पूरा मोमेंटम आना चालू होगा। लेकिन आज की तारीख में पांचों स्टेक होल्डर्स वेट एंड वॉच की पोजीशन जारी है मेरे हिसाब। कब तक आपको लगता है संदीप ये वेट एंड वॉच की पोजीशन पांचों स्टेक होल्डर्स की तरफ से जारी रहेगी भी? इट्स लाइक हु विल ब्लिंक द फर्स्ट। जिसको पैसे की ज्यादा जरूरत रहेगी, या जिसको अपने मेले ज्यादा जल्दी चालू करनी है, या जिनको अपने चरखे ज्यादा जल्दी चालू करना है, ये थोड़ा स्पेकुलेटिव हो जाएगा मेरे लिए कहना आज की तारीख में। बट या वी आर वेरी श्योर कि अगर फॉरेन बाइंग आ जाती है, पर्टिकुलरली चाइना जो ब्लिंक जल्दी नहीं करता है, बट बीच में ऐसा एंडन था कि वो लोग कोविड पॉलिसी रिलैक्स करेंगे, वहाँ डिमांड एकदम बढ़ जाएगी।
और वो स्टॉकिंग चालू करेंगे, तो देयर विल बी अ फ्लरी ऑफ एक्टिविटी एवरीवेयर। बट आज की तारीख में अभी बड़े स्टेबल सिचुएशन हो गई है, किसी को कुछ करना नहीं है अंटिल देयर इज अ कंपल्शन टू। तो फार्मर्स अभी जब तक होल्ड पकड़ में रखेंगे, जैसे पिछले साल भी अच्छा खासा पकड़ रखा था, तो देश का हिस्टोरिक प्राइसेस लाख लाख रुपए खंडी देख लिया रुई का भाव। तो दैट इज ऑल द सिचुएशन इज राइट नाउ, कि अगर कहीं से फॉरेन बाइंग आती है तो नथिंग लाइक इट, बट फॉरेन बाइंग को पुल डाउन करने के लिए फॉरेन करेंसी का अभी ग्लच चल रहा है। तो वो जैसे अभी $83 से लेके $81 हुआ है, 81 डॉलर का रेट, तो दैट वुड ऑल्सो मेक अ लिटिल इम्पैक्ट ऑन परचेजेस, आई थिंक फॉरेन करेंसी वालों का, फॉरेन बायर्स का, सॉरी। ऑलराइट, और जिस तरह से यूएसडीए की रिपोर्ट बताती है कि कंजम्पशन भी इस बार यहाँ पर थोड़ी सी गिरती हुई नजर आ रही है क्लियरली, जैसे आपने कहा कि चीन की तरफ से यहाँ पर मांग कम है, हमने यूरोप की तरफ से एक रिसेशन आते हुए देखा है, वहां पर भी मांग इस बार टेक्सटाइल की तरफ से कम बताई जा रही है। तो प्राइसेस को अगर देखा जाए उस मद्देनजर, तो कैसे देखते हैं आप भाव? 30,000 के आसपास एक सपोर्ट अब बनता हुआ जरूर नजर आया है। हम आप 30,000 शॉर्ट स्टेपल के लिए कह रहे हैं, मैं अभी 29 लॉन्ग स्टेपल के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि शॉर्ट स्टेपल का इज नॉट अ करेक्ट इंडिकेशन फॉर फॉरेन मार्केट एटलीस्ट। तो आप देखेंगे तो शंकरपुर 29 की बात करें तो अबाउट 58,000 से 62,000 की रेंज में पिंग पोंग रहेगा मार्केट, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल सकेगी। लेकिन जैसे 65,000 से ऊपर जाएगा रुई का भाव जो अभी चल रहा है, तो पीपल विल ऑल होल्ड बैक फ्रॉम बाइंग, क्योंकि जानना पड़ता है नहीं, डिमांड है नहीं इसलिए। तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे डिमांड विल ओनली डिसाइड कि प्राइस क्या रहेगा। पॉइंट टेकन। तो एज ऑफ नाउ रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन आगे अगर जब तक मांग निकल के नहीं आती तब तक ऑफ कोर्स किसान भी यहाँ पर बेचना नहीं चाहेंगे, और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है वो भी बिजनेस में नहीं आना चाहेंगे अगर सामने मांग नजर नहीं आती है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, IIFL के अनुज गुप्ता। अनुज, आप कैसे देखते हैं कॉटन के प्राइसेस, आपका क्या व्यू है? कि डोमेस्टिकली इस बार काफी अच्छे हमने अराइवल्स देखी हैं, और हमने देखा है कि जहां इस साल में प्राइस लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट 50,000 से ट्रेड हुए थे, अब करीबन ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अराइवल का यहाँ पे प्रेशर रहा है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर आप इसके विपरीत कॉटन सीड ऑयल के को देखेंगे तो वहां पे हमने काफी अच्छी खरीदारी लौटते हुए देखी है, मगर पर्टिकुलर कपास और कॉटन में जिस तरीके का हमने गिरावट देखी है, हमें लगता है कि जो अराइवल का प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही हमने भावों में एक नरमी का ही ट्रेंड आते हुए देखा है, साथ में हमने क्रूड के प्राइस नीचे आते हुए देखे, उससे भी मार्केट थोड़ा सा इफेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से कॉटन और कपास के भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव है, यहाँ पे सेल ऑन राइस का मार्केट ही रहेगा। हमारा मानना है कि अगेन हम कॉटन के प्राइसेस नीचे एक बार 31,000 और 30,000 की रेंज में आते हुए देखेंगे। और आपकी अनुज आज की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी एग्री स्पेस में? टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के जिस तरीके से एक रिवाइव हुआ है, यहाँ पर उसमें खरीदारी का ट्रेड अगेन बनाया जा सकता है। करीबन 2650 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 2550 का लगाएं, टारगेट 2800 तक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ग्वार, जो कि हमने दिवाली में भी रिकमेंड किया था टॉप पिक के तौर पे, उसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, तो ग्वार में अगेन खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ऑलमोस्ट 4,950 के आसपास 4,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5,300 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, गुआर आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि आज की तेजी अच्छी खासी थी। फर्स्ट हाफ में हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी थी, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली आ चुकी है फिलहाल। कैसे देखते हैं आप अनुज, जिससे क्योंकि आज 5,050 का हाई मुझे याद है और 10,150 तक का हाई मैंने गुआर गम में भी आता हुआ देखा था। ये मुनाफा वसूली देखते हैं, थोड़ा सा पुल बैक देखेंगे, कैसे रीड करेंगे इसे? देखिए, एक तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, 10 नवंबर है, जो कि अब आगे स्टैगर्ड पीरियड में जाता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली जिन्होंने निचले स्तर पर खरीदारी करी है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। रोल ओवर पोजीशंस भी हैं, मगर अगर हम देखें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। अगर आप दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे तो कल ही हमने काफी अच्छे वॉल्यूम आते हुए देखे थे। इनफैक्ट अगर हम प्राइस वाइज देखें तो कॉन्ट्रैक्ट हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आगे भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि जो पोजीशंस है वो आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगी, और जिस तरीके का वॉल्यूम यहाँ पर एप्रिशिएट हुए हैं और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा है, हमें लगता है कि आगे भी ये तेजी जो है वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यू रहेगी। ऑलराइट, ये तो बात हुई यहाँ पर एग्री की है। एंड संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, कॉटन पे बात भी करने के लिए। नॉन एग्री की तरफ अब यहाँ पर रुक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली हमने पॉकेट्स में आते हुए देखी है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स तो थोड़ा सा डाउन है ही। जहाँ तक मेटल्स की बात है, यहाँ पर मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिला है। सोने चांदी में हल्की सी बढ़त यहाँ पर आज भी जारी है। इन सब के बीच नवनीत, आप कैसे देखते हैं कारोबार?
वेल मनीषा जी, लास्ट 2-3 दिनों में एक डिफरेंस और ट्रेंड नजर आ रहा है, जहां पे सिल्वर के प्राइसेस में थोड़ा सा दबाव है, बेस मेटल में दबाव है, पर गोल्ड प्राइसेस काफी रेजिलिएंट दिख रहे हैं और अच्छी पॉइंट फॉर अपसाइड दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि 51,500 के ऊपर जब तक टिके हुए गोल्ड प्राइसेस, बाय की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 51,350 का आप स्टॉप लगाइए एंड 51,800 के ऊपर के टारगेट बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड स्ट्रेटेजी रहेगी जिंक में, जहां पे एक अच्छा दबाव देखने मिल रहा है। आज करीब करीब 2% की मुनाफा वसूली एलएमई पे हम देख रहे हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस थोड़े से रेजिलिएंट है, मुझे लगता है छोटा मोटा बाउंस आवे 258 के आसपास तो सेल करना चाहिए। 261 का आप स्टॉप लगाइए एंड 253 के नीचे के टारगेट आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। नवनीत, साथ ही साथ कॉपर और एल्यूमिनियम में कैसे देखते हैं आप कारोबार, क्योंकि दोनों के फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग हैं और आज सुबह तक भी यहाँ पर खरीदारी जारी थी, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली अब आती हुई नजर आई है। ये खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर आपको लगता है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आज बाजार में आना है उसके पहले बाजार नर्वस है? इन्फ्लेशन डेटा का बहुत बड़ा इंपैक्ट या ओवरहैंग अभी मार्केट में देखने मिल रहा है। जब तक ये नतीजे नहीं आ जाते थोड़ा सा दबाव का माहौल रह सकता है। हालांकि लास्ट 3-4 दिन पहले हमने एक अच्छा इजाफा देखा था पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में, उसका ही सेल ऑफ या उसका ही थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हम फिलहाल प्राइसेस में देख रहे हैं। जैसे आपने पॉइंट किया कि फंडामेंटली काफी स्टेबल है और डॉलर इंडेक्स में हमको नरमी देखने मिल रही है, और साथ साथ में जो चाइना की तरफ से नंबर्स आए वो भी इतने खराब नहीं है जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति वहां पर डेवलप हुई हुई थी। थोड़ा भी रिलैक्सेशन आएगा लॉकडाउन में तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी फिर से मेटल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक दबाव का माहौल बना हुआ है और कॉपर में भी यहाँ पे प्रेशर देखने मिल सकता है, जहाँ पे प्राइसेस करीब करीब 665-668 के रेंज में आपको दिख सकते हैं। और साथ ही साथ एल्यूमिनियम जो आज करीब 2% की नरमी के साथ एलएमई पे ट्रेड कर रहा है, वो भी एक सेल्फ कैंडिडेट है, जहाँ पे 200 के नीचे के स्तर आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। सॉरी, ऑलरेडी 200 के नीचे आ चुका है, तो थोड़ा पुल बैक पे आप सेल करिए। 198 और 195 तक के भी लेवल आपको एल्यूमिनियम देखने मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि दबाव जारी रह सकता है और सेलिंग स्ट्रैटेजीज वहां पर कुछ एक मेटल्स में आती हुई नजर भी आ रही हैं। ब्रेक में जाएं उसके पहले मसाले आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर अब दबाव गहराता हुआ नजर आया है। नियरली 4% की गिरावट यहां पर धनिया में देखने को मिली है, जो कि 8 महीने के लोज पर अब कारोबार कर रहा है और काफी हद तक वही ट्रेंड यहां पर अक्रॉस मसालों में भी है। अनुज, कैसे रीड करते हैं इसे आप, क्योंकि इवन एज हल्दी में गिरावट है, जीरे में है, लेकिन धनिया क्लियरली अंडर परफॉर्म करता हुआ? हाँ, देखिए मसालों में देखें तो क्योंकि जिस तरीके का हमने अभी अगर हम पिछले 2 महीनों में देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। तो स्विंग एक्टिविटी बढ़ने की वजह से और आगे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आगे अच्छे नंबर्स क्रॉप में आ सकते हैं, तो उसके एक्सपेक्टेशन से भावों में एक नरमी देखने को मिली है। हालांकि डिमांड साइड देखें तो अभी थोड़ी सी यहाँ पे नल डिमांड देखने को मिली है, कोई ऐसा बड़ा डिमांड फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से भाव ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दें। हालांकि अगर हम जीरे को पर्टिकुलर देखें तो इसने काफ़ी दिनों से एक रेंज बनाई है, नीचे में करीबन 23,800 और ऊपर में करीबन 25,800, इस रेंज के बीच हम देख रहे हैं कंटिन्यूस मूव करता हुआ दिख रहा है। इवन अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो इसने कॉन्ट्रैक्ट लो यहाँ ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, तो एक फ्रेश गिरावट जो है वो भावों में आती हुई दिखाई दी है सप्लाई की वजह से और आगे एक्सपेक्टेशन अच्छी क्रॉप की वजह से भी भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि एक बार भाव नीचे 10,000 के लेवल को नीचे ब्रेक कर सकते हैं कोरिएंडर में। 9,800 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा जहां पर हम एक्यूमुलेशन देख सकते हैं, मगर फिलहाल अभी लगता है कि भावों में कुछ और गिरावट कोरिएंडर में देखने को मिल सकती है। इसके विपरीत अगर हम टर्मरिक में देखें तो स्लोली एंड स्टडी ये कमोडिटी एक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम एक स्लो एंड स्टडी पेस पर बाउंस बैक आता हुआ देखेंगे। एक्सपेक्टेड है कि प्राइस जल्दी ही 7,800 के लेवल को छू सकते हैं, तो कहीं ना कहीं टर्मरिक मुझे लगता है कि अभी भी जीरा और कोरिएंडर के मुकाबले एक पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहा है, जहां पर हम एक अच्छा एक बाउंस बैक 7,800 तक के लेवल को टर्मरिक में देख सकते हैं। एजेंसीज के हवाले से एक खबर है जो कि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि सरकार 7 जो कमोडिटीज हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज जिनके ऊपर बैन लगा था दिसंबर 2021 में और कहा गया था कि ये बैन 1 साल के लिए लगा है, तो सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि जो ये बैन है ये सरकार हटाने पर विचार विमर्श कर रही है। क्लियरली काफी सारी एजेंसीज ने, एग्रीकल्चर एसोसिएशंस ने सरकार से, आरबीआई से ये चीज मांगी है कि बैन हटा दिया जाए, क्योंकि इस साल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिली है और हेजिंग करने के यहाँ पर मायने भी नहीं है। तो आपको बता दें कि एजेंसीज के थ्रू ये खबर आ रही है कि सरकार विचार विमर्श कर रही है कि 7 कमोडिटीज पर जिन पे बैन लगा हुआ था वो हटाया जा सकता है। यहां पर अनुज आपसे इसके ऊपर व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि क्लियरली वो डेडलाइन यहां पर बहुत जल्दी आती हुई नजर आ रही है। नवंबर में ऑलरेडी हम यहां पर स्टेप इन कर चुके हैं। कल भी हम समझते हैं कि एक मीटिंग है जिसमें काफी सारे कमोडिटी पार्टिसिपेंट से बात की जाएगी। यहां पर कल एक विचार विमर्श किया जा रहा है, बहुत जल्दी शायद इसका एक निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है। इस खबर पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे?
देखने को मिला है कि काफी एसोसिएशंस ने, काफी एजेंसीज ने इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया है। उन्होंने सबने बोला है कि फ्यूचर्स मार्केट में कमोडिटी होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है, जो हेजिंग रिस्क मैनेजमेंट है, वो यहाँ पर इस बार नहीं देखने को मिला, क्योंकि कमोडिटी अवेलेबल नहीं थी। और उसकी वजह से चाहे वो फिजिकल ट्रेडर हो, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडर हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडर हो, सभी को यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी कमी खली है, जिसकी वजह से अब सब डिमांड कर रहे हैं कि जो फ्यूचर्स मार्केट में कमोडिटी बैन हुई थी वो दोबारा से आनी चाहिए। तो इसका मतलब कि जो इंपॉर्टेंस है फ्यूचर्स मार्केट की, वो अब धीरे धीरे एक्सेप्टेबल होते हुए दिखाई दिए मार्केट के अंदर, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेडर हो, चाहे वो फ्यूचर्स ट्रेडर हो। तो सभी में तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये निकल कर आया कि काफी समय के बाद सब लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि फ्यूचर्स मार्केट का होना बहुत जरूरी है, चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे प्राइस नीचे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हेजिंग फैसिलिटी है या फिर जो ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो फ्यूचर्स मार्केट के थ्रू रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए काफी उपयोगी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है, और अगर गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है दोबारा से, तो यहाँ पे डेफिनेटली काफी अच्छे वॉल्यूम्स जो है वो एग्रीकल्चर कमोडिटी में आते हुए दिखाई देंगे, जिसमें हम काफी अच्छा पार्टिसिपेशन हेजिंग की तरफ से, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ से और फ्यूचर ट्रेडर्स की तरफ से आता हुआ देखेंगे। तो डेफिनेटली ये फ्यूचर्स मार्केट के लिए, एग्री मार्केट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। नवनीत, आप क्या कहते हैं? आप ऑफ कोर्स यहाँ पर एग्री कमोडिटीज इतना ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर्स डेरिवेटिव मार्केट की इकोनॉमी के हिसाब से आप कैसे रीड करेंगे ये स्टेटमेंट? जैसे अनुज ने बताया, बहुत बड़ी जरूरत है, बिकॉज हमने बहुत शार्प वोलेटिलिटी फर्स्ट हाफ में ऊपर जाते हुए देखा प्राइसेस में, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, और सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में नीचे आते हुए देखा है प्राइसेस को। तो ना ऊपर का फायदा फार्मर्स या हेजर्स ले पाए, ना नीचे आते वक्त इसका फायदा मिला है। तो मुझे लगता है कि ये कमोडिटी जब वापस लॉन्च होगी तो उसमें अच्छा रुझान और पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा। एंड टाइम एंड अगेन काफी एनालिसिस के बाद ये प्रूव हुआ है कि ये एक बड़ा फैक्टर नहीं है जो प्राइसेस को ऊपर नीचे ले जाता है। तो फ्यूचर्स मार्केट को ब्लेम या टैगिंग किया जाता है, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर व्हिच इज मूविंग प्राइसेस। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है, और देर आया दुरुस्त आया, बट ये एटलीस्ट एक अच्छी पहल है जहां पे फ्यूचर मार्केट को थोड़ा बूस्ट मिलेगा और थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। आपने कहा कि उठापटक हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज में भी आते हुए देखी है, लेकिन कहीं पे एक बैन लगाया जाए ये स्थिति कहीं पर निकल के नहीं आई है। सर्वेलेंस, मार्जिन जैसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तरीके होते हैं एक्सचेंजेस के पास, रेगुलेटर के पास, जिनको यूज किया जा सकता है। और एज ऑफ नाउ, चाहे वो खाने के तेल हैं, दालें हैं, गेहूं, चावल है, इन सभी पे कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट पे एक सस्पेंशन लगा हुआ है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सरकार इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है, डेडलाइन काफी क्लोज है और इसे अब यहाँ पर शायद हटाया जा सकता है। तो ऑफकोर्स हम उसके ऊपर नजर यहाँ पर रखेंगे ही। लेकिन एज प्रॉमिस दर्शकों को जोड़ने का समय भी है, और हमारे पास सबसे पहले मंदसौर से अनिल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार अनिल जी, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैडम जी जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरा एक प्लॉट गोल्ड सेल पड़ा हुआ है। हाँ जी, 50,891 रुपए। ऑलराइट, 50,891 पे सोने में बिकवाली करी है। सोने में आज भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। नवनीत, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे अनिल जी के लिए, क्या करना चाहिए? देखा जाए तो जैसे मैंने पहले बताया कि गोल्ड थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है विजाविस बाकी सारे मेटल्स या सिल्वर के कंपैरिजन में। जब तक 51,200 का स्तर गोल्ड में कन्विंसिंगली नहीं टूट जाता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह की नरमी या मंदी का माहौल आएगा। इनफैक्ट ऐसा भी हो सके शॉर्ट डिप के बाद में अच्छी तेजी देखने मिल जाए, तो आपको कॉशियस रहकर और डिप पे एग्जिट करना ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज ये 52,000 52,500 तक के स्तर आने वाले दिनों में दिखा सकते हैं। नीचे में जब प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो कहां तक सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं आप? मुझे लगता है 51,350, 51,300 के रेंज में एग्जिट करना बेहतर रहेगा। जब तक 51,200 टूट जाए तो शायद आप फिर एक फ्रेश पोजीशन बैठा सकते हैं, पर तब तक के लिए कॉशियस अप्रोच रहना जरूरी है। अनिल जी, वो आपके लिए राय है, 200-300 रुपए यहाँ से गिर सकता है, और जो लेवल्स हैं अगर वो टूटते हैं तो फिर आपके स्तर यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो अप्रोच है, जो डायरेक्शन है, वो अभी भी ऊपर की तरफ है, तो स्तरों पर जरूर यहाँ पर ध्यान रहे। एक मैसेज आया है नासिक से, वो पढ़ लेते हैं। राकेश जी ने लिखा है, ये ट्रेडर हैं और इनके पास सोया तेल पड़ा हुआ है हाजिर बाजार में, जानना चाहते हैं कि किस तरह के भाव आगे जाके देखने को मिल पाएंगे। अनुज, क्या राय है? अगर हम पूरे एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो अभी फिलहाल एक स्टेबल फॉर्म में है, चाहे हम सोयाबीन की बात करें, चाहे हम क्रूड पाम ऑयल की बात करें, चाहे हम सोया तेल की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से इस बार अराइवल बढ़ी है, आवक जो बढ़ी है, जो पहले शॉर्ट सप्लाई चल रही थी अब सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो फिलहाल हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में एक नरमी का रुख यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, जैसे आप किसान हैं, आप लंबे समय तक रख सकते हैं, तो डेफिनेटली भावों में बाउंस आपको आता हुआ दिखाई देगा। मगर हम मान रहे हैं कि एडिबल ऑयल जो पैक है वो ऑलरेडी काफी चल चुका है, तो
तो ज्यादा तेजी है, ज्यादा मंदी आपको आने वाले 2-3 महीनों में देखने को नहीं मिलेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग पोजीशन को रख सकते हैं। जब भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले आप निकल जाएं, क्योंकि इस बार अराइवल काफी ज्यादा, सोयाबीन की क्रॉप भारत में काफी है, इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो सोयाबीन की क्रॉप काफी ज्यादा है, रिफाइंड अगर हम देखें तो काफी अच्छा जो प्रोडक्शन है वो भी उसका होता हुआ दिखाई दे रहा है, पाम की भी फसल काफी अच्छी है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई ज्यादा तेजी एडिबल ऑयल पैक में देखने को मिलेगी। आपको आने वाले दिनों में भावों में एक मिला जुला रुख और थोड़ा सा डाउनसाइड ही प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। ऑल राइट, तो हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है, गिरावट जारी रह सकती है उस लिहाज से, क्योंकि आपके पास हाजिर में है, अगर लंबा पकड़ सकते हैं, पकड़ना चाहते हैं, वो लेवल्स देखना चाहते हैं, तो फिर आपको उस लिहाज से डिसीजन लेना होगा। आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप ले लेते हैं जो कि जयपुर से अंजू ने लिखा है। ये कहती हैं कि नेचुरल गैस का एक लॉट इन्होंने ऑप्शंस में लिया हुआ है 36 और दूसरा 500 का कॉल इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ है। क्या राय है इनके लिए नवनीत? 500 का कॉल जो है इनका, एक्चुअली देखा जाए तो लास्ट 3 दिनों में हमने एक अच्छी गिरावट देखी नेचुरल गैस में, और मुझे लगता है कि 470 के जो स्तर है वो एक बहुत अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास से रिवर्स हुआ है नेचुरल गैस। मुझे लगता है 2-3 दिनों में एक अच्छा पुल बैक या बाउंस देखने मिल सकता है, जो प्राइसेस को वापस 495-500 तक ले जा सकते हैं। तो 500 का कॉल इनको होल्ड करने की स्ट्रेटेजी रहेगी, या चाहे तो ये करंट लेवल के आसपास एवरेज भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन। ऑलराइट, नेचुरल गैस में ऑफ कोर्स आज हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन पिछले कई दिनों की तेजी के बाद ये है। और आपको बता दें कि जैसे पहले भी हम बता रहे थे कि एवरी वीकेंड पहुंचते पहुंचते तक जब अगले हफ्ते के बारे में यहाँ पर मौसम का हाल बताया जाता है, उस लिहाज से हम देखते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस के भाव यहाँ पर आते हुए। लेकिन एक SMS आया है वो भी ले लेते हैं। जोधपुर से राहुल ने लिखा है 10 टन गुआर गम इनके पास है जो इन्होंने 9300 की परचेजिंग एवरेज पे लिया हुआ है। अनुज, इनके लिए क्या राय है? मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। ये एक 9800 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही भाव आपको 10,500 की रेंज में जाते हुए दिखाई देंगे। डेफिनेटली ट्रेंड पूरे ही ग्वार पैक का पॉजिटिव है, तो इनको प्रॉफिट में रखना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके लिए राय है होल्ड करें, आगे और भी मुनाफा देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इन द मनी तो आप यहाँ पर हैं ही। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया नवनीत, अनुज हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेके आएंगे आवाज समाचार।